नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूसेट 2024 और यूजीसी नेट 2024 से संबंधित एक और यूनिट के बारे में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूनिट 3, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वैसे तो यह यूनिट थोड़ी सी आसान है अन्य यूनिटों के मुकाबले, पर कभी कभार इसमें भी पूर्ण अंक नहीं आ पाते हैं। तो अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए और इसकी प्रैक्टिस की जाए तो इसमें आप 5 के 5 प्रश्न सही कर सकते हैं और 10 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बोध अर्थात कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ समझने की क्षमता का परीक्षण। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों लिया जाता है कि जब आप किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसमें क्या क्या लिखा है, क्या आप उसका पूर्ण अर्थ समझ पा रहे हैं? तो इस क्षमता का परीक्षण किया जाता है बोध में। जो पढ़ा है उसकी प्राप्ति होती है या नहीं, यह देखा जाएगा। ठीक है, जो आपने पूरा पढ़ा उसके बाद जो प्रश्न आए तो आप उनका उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। इससे क्या होता है, आपके जो विचार समझने की क्षमता होती है उसका विकास होता है। ठीक है, कि लेखक ने कुछ जो लिखा है आप उससे क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो लेखक के विचार आप समझ पा रहे हैं, ये क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी आप जैसे जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसको करते हैं जितना। तो इसके लिए कुछ सुझाव हैं जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है मौलिक विचारों की पहचान करना। अर्थात जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूल विचार क्या है उसको जानना है। दूसरा क्या है, पैरा को संक्षिप्त करना। अब आपने इतना बड़ा पैरा पढ़ा, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, छोटा करें कि जो उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप चाहें तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको सर्कल कर लीजिए। कहने का मतलब है उसको छोटा कर दीजिए। फिर है स्वयं से प्रश्न पूछना। ठीक है, जब आप पैरा पढ़ रहे हो उसी समय आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि मैं होता तो इसमें कैसे प्रश्न बनाता, या यहाँ से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। अगला है वाक्यों को जोड़ना। ये भी संक्षिप्तीकरण जैसा ही है, वाक्य को जोड़कर उसका मीनिंग निकाल सकते हैं और वाक्यों को आपस में लिंक किया जा सकता है। अगला है सामान्य गति से पढ़ना। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही वो क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद वो दोबारा पैराग्राफ को देखते हैं, तो ऐसे में समय ज्यादा व्यर्थ होता है। कभी कभार वह बहुत स्लो पढ़ते हैं, तो बहुत स्लो अगर पढ़ेंगे तो भी समय व्यर्थ होगा। आप सामान्य गति से उसको पढ़ें और जो जो आप पढ़ रहे हैं वो समझते चलें साथ साथ। अगला है तथ्य पढ़ें तथा भावार्थ समझें। तो देखिए जो भी फैक्ट हो उसको डायरेक्ट अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है प्रश्न में फैक्ट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हैं। और भावार्थ साथ में ही पढ़ना है, जैसे जैसे आप भाव समझते जाएंगे तो प्रश्नों से आसानी से उत्तर निकल जाएगा। अगला है पैराग्राफ के अनुसार उत्तर दें। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ दिया हुआ है और वहां पर कोई बात लिखी हुई है जिससे आपको असहमति होती है। अब आपकी असहमति का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ आप वो उत्तर दें जो आप सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता। लेखक ने जो दिया है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, चाहे आपकी राय लेखक से भिन्न क्यों ना हो। और ऐसे में कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं, लेखक ने ऐसा लिखा है ये तो गलत बात है, तो वह वो वाला आंसर लिखते हैं जो उनके मन में चल रहा होता है और आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलते। अगला है लेखक के विचार को महत्व दें। ठीक है, देखिए लेखक का विचार कैसा है, आपको चाहे वह सकारात्मक लगता है नकारात्मक उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके द्वारा दिए गए जो भी ये पैराग्राफ है उसको समझें, उसको पढ़ें, जैसा उन्होंने सोचा है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें कि अच्छा लेखक ये कहना चाह रहा है, लेखक के मन में ये चल रहा है, और उसी के अनुसार आंसर दें। लास्ट है पहले प्रश्न देख सकते हैं और फिर पैराग्राफ। देखिए कभी कभार क्या होता है कि अगर छोटा पैराग्राफ है आपके पास तो आप जल्दी से पहले प्रश्न ही देख लीजिए, तो उससे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये प्रश्न पूछा है। अब आप सीधा पैरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये तो प्रश्न में पूछा गया था, तो आप वहीं पर ठहर कर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, यह तरीका छोटे पैराग्राफ में तो बहुत सही रहता है, पर बड़े पैराग्राफ में इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो यह तरीका है, इससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यह थे महत्वपूर्ण सुझाव। एग्जाम में यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे
तो आप यहाँ पर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। तो हम कुछ पैराग्राफ को अगर सॉल्व करें तो हमारी इसमें जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में ये अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर अभी एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? तो यह इंग्लिश में है और यह हिंदी में है। कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी हमारे समय का अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य संकट और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती। पिछले वर्ष के अंतिम दिनों में एशिया में इसके उद्भव के साथ यह वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक महाद्वीप में फैल चुका है। अब तक दुखद रूप से 10 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी मानवता को हानि का लगभग असहनीय बोझ उठाना पड़ रहा है। परंतु यह महामारी स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक है। यह एक अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक संकट भी है। देश के प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है। इसके विनाशकारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव पड़ने वाले हैं जिनके लंबे समय तक गहरे निशान रहने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक प्रतिपाप्ति अर्थात रिकवरी में यूएनडीपी एफ तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहा है, ठीक है। साथ ही यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चल रहे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी देख रहा है तथा यह वैश्विक मानवीय अनुक्रिया नियोजन के कार्य को भी यूएन रेजिडेंट समन्वय के नेतृत्व में निष्पन्न कर रहा है। हर दिन लोग अपनी नौकरियां और आय गंवा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि परिस्थितियां कब सामान्य होंगी। पर्यटन पर निर्भर होते द्वीपीय राष्ट्रों के होटल और समुद्र तट खाली पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 40 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष धन प्रेषण अर्थात जो रेमिटेंस होता है, इसमें 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आएगी। इसका अभिप्राय है कि 80 करोड़ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो यह था पैराग्राफ। अब देखिए प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का सबसे बड़ा संकट किस क्षेत्र में आया है, ठीक है। तो देखिए कोविड 19 की बात हो रही है यहाँ पर। तो कोरोना वायरस किससे संबंधित है? एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? डी। अगला है, महामारी का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा है? देखिए इस नहीं को बहुत बारीकी से देखा कीजिए, कभी कभार जल्दीबाजी में हम नहीं पढ़ना भूल जाते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र पर तो प्रभाव पड़ा है, आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है, यात्रा और पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ा है, पर दूरसंचार पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप तो फोन कॉल फिर भी कर ही रहे होंगे उस समय भी सबको, और टीवी इंटरनेट सब चल ही रहा था, ठीक है। अब है, कौन सा महाद्वीप कोविड 19 से सबसे कम प्रभावित हुआ है? तो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा कि यह वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर, तो इसका मतलब कि अंटार्कटिका इससे प्रभावित सबसे कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला अगर देखें, निम्न में से किस संस्था ने यूएन की सामाजिक आर्थिक प्रतिप्राप्ति अर्थात रिकवरी योजना को नेतृत्व प्रदान किया है? तो ये देखिए हमने इसे पहले अंडरलाइन किया था, यूएन डीपीएफ तकनीकी नेतृत्व प्रदान कर रहा है इस रिकवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लगा देंगे आंसर ए। और लास्ट वाला देखा जाए तो इसमें क्या है, कोविड 19 के आलोक में निम्नलिखित में से किन संगठनों प्रतिष्ठानों के बंद होने की सबसे कम संभावना होगी? देखिए अब बात क्या हुई है, सबसे कम संभावना होगी, ठीक है। तो देखिए जो पर्यटन उद्योग है वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र। तो जो हेल्थ केयर सेंटर है वह अब बंद थोड़ी होंगे, उनमें तो और ज्यादा काम होगा, सारा ट्रीटमेंट और इन चीजों पर और ध्यान दिया जाएगा, तो और हेल्थ केयर सेंटर बढ़ेंगे, ना कि बंद होंगे, ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये 5 प्रश्न कितनी आसानी से सॉल्व हो गए, ठीक है। तो यदि अगर हम इसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और जो ऊपर आपको 9 पॉइंट बताए थे, यदि आप उन्हें फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर 5 में से 5 प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे और 10 नंबर यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।